दुनिया भर के बाजारों से आज फिर से है मिले जुले संकेत, लेकिन कच्चे तेल में तेज गिरावट और भारतीय बाजारों का मोमेंटम है जबरदस्त। आज है वीकली एक्सपायरी। बड़ा सवाल है कि क्या वही रफ्तार और वही मजबूती रहेगी बरकरार, और यदि हाँ तो आज कहाँ होगी वीकली एक्सपायरी और क्या करें आप, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए, एक्शन पैक डे है हमारे बाजारों के लिए और साथ ही वीकली एक्सपायरी का है। ग्लोबल संकेतों पर रखनी नजर और नतीजे तो कुछ ज्यादा ही आ गए हैं, आज भी आने वाले और कल भी आ गए। इतने सारे पेपर्स एक साथ, मतलब गजब। कभी कभी तो लगता है कि मतलब रिजल्ट सीजन थोड़ा टुकड़ों में बांट देना चाहिए। ए से डी तक ये, ई से लेके आगे ये, ऐसे करके ना अल्फाबेटिकल बांट दे तो इतने रिजल्ट्स संभालना भारी काम है, बहुत मुश्किल काम है। आई थिंक इस बार दिवाली की वजह से पहले ही बहुत सारे आ रहे, फ्रंट लोडिंग बहुत हो रही है। ये बात भी सही है। जनरली 15 नवंबर तक रिजल्ट्स आने होते हैं और दिवाली का सीजन और रिजल्ट का सीजन साथ में टकराता नहीं है। बिजी डे अहेड। बिल्कुल, आइए इस बिजी दिन पर कहाँ पर रखनी है नजर, पहले ये बताएं सर, क्या कह रहे हैं आज के ट्रिगर्स? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन नहीं है। अमेरिका में 8 दिन चढ़ने के बाद, 7 दिन चढ़ने के बाद हल्की फुल्की रुकावट हुई है। 7 दिन बढ़ने के बाद डाउ गिरा। नेस्डेक तो 8वें दिन 9वें दिन नेस्डेक तो भाई साहब कुछ अलग ही मूड में है। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कच्चा तेल। $80 के नीचे तक फिसल गया है। वाह वाह, धन्य हो, जय हो, वेरी गुड। सो हमारे लिए संकेत तो कच्चे तेल के बहुत ही बढ़िया, कोई टेंशन है नहीं। लुपिन, वाह क्या रिजल्ट है। दिवाली ऑफर में हमने शुरुआती फार्मा शेयरों से की थी, तो ये है वो स्पेस जहाँ SIP की है, फार्मा शेयर खरीदे। देखिए पिछले 4-5 दिनों से 6 दिनों से जो फार्मा शेयरों में दमदार एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये आपके लिए एक और ट्रिगर। और आखिर में आज निफ्टी की 2 कंपनियाँ हैं जिनके नंबर्स आएंगे, लेकिन वायदा कारोबार की 2-3-4 नहीं, पूरी 14 कंपनियां हैं जो आपको दिन भर रखेंगी बिजी। बिल्कुल, तो आज तो हमारे लिए बहुत बिजी डे। मेरा लग नहीं रहा लोगों को दिवाली शॉपिंग करने का कोई टाइम मिलेगा। नहीं मिलेगा, वीकेंड से पहले मतलब नहीं मिलेगा। जो मार्केट की शॉपिंग नहीं, मार्केट की तो खैर चल ही रही थी। मार्केट के बाहर अगर लोगों को घर के लिए कुछ खरीदना है, गिफ्ट खरीदने हैं, आई डोंट थिंक सैटरडे के अलावा टाइम मिलेगा। करेक्ट सर। इस बार तो मुश्किल होने वाला है। चलिए बताएं सर, पहले तो आज कहाँ पर रखनी नजर? ग्लोबल मार्केट से एक बार पूछ लेते हैं, क्योंकि वैसे तो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं 2 साल में, हम देख रहे हैं पहली बार ऐसा हो रहा है जब 8 दिन S&P पॉजिटिव है, 9 दिन नैस्डैक पॉजिटिव है। डाउ भी सर कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं थी, 40 अंक के नीचे गिरा है, रेंज भी छोटी थी। बट कच्चा तेल, बॉन्ड यील्ड, जो सारे 4 फैक्टर्स होते हैं जो ग्लोबल मार्केट्स के आप कहते हैं नजर रखनी चाहिए, चारों के चारों रोज फेवर में ही आ रहे हैं सर। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तो कच्चा तेल जो $80 के आसपास आया है, वो हमारे लिए बहुत काम का है। बिल्कुल सर। बॉन्ड यील्ड्स नीचे है, डॉलर इंडेक्स स्टेबल है, अमेरिकी बाजारों में कोई दिक्कत नहीं है। अगर 7 दिन डाउ बढ़ता है, 8वें दिन 40 पॉइंट घटता है, और वो भी रेंज बहुत छोटी सी थी, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नेस्डेक तो 90वें दिन लगातार बढ़ रहा है, 2 साल की हाईएस्ट लॉन्ग स्ट्रीक है 9 दिन तक लगातार बढ़ने की। मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है। कल जिस एक बड़े ट्रिगर की तलाश से कुछ 2-3 चीज़ें इंटरेस्टिंग हुई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अमेरिकी बाजारों के लिहाज से। पहले तो एक फेड चेयरमैन पावेल साहब ने जो भाषण दिया, उस भाषण में ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि अमेरिकी बाजार उनको सीरियसली लेकर ऊपर या नीचे हो। यस सर। केम एंड गॉन, मतलब कुछ नहीं। हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं बोला जिस भाषण को लेकर, मतलब अमेरिका की इकोनॉमी को लेकर, अमेरिका की ब्याज दरों को लेकर उससे संकेत मिले। सो ऐसा कुछ हुआ नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कच्चा तेल। कच्चा तेल दीप जहाँ से शुरू हुआ था तेजी, हाँ, $78 से, यस सर, $98, यस, और वापस लगभग 78 पे आ गया। यस, जहाँ से इन्होंने तेजी शुरू की एग्जैक्टली वहीं पर आ गया। यस सर। दूसरा ये आपका बॉन्ड यील्ड भी लगभग जहाँ से तेजी शुरू की, ऑलमोस्ट उस लेवल के आसपास आ रहे हैं। 5% के ऊपर के बॉन्ड यील्ड देखे थे हमने, 4.3% के आसपास से बॉन्ड यील्ड की तेजी देखी थी। 70-75 बेसिस पॉइंट ऐसे चुटकियों में भाग गया था, लगभग वहाँ पर आ गया। हाँ, डॉलर इंडेक्स जरूर 102-125 के आसपास से तेजी शुरू की थी, अभी भी 150 के आसपास है, वहाँ अभी भी ठंडा होना बाकी है। लेकिन बाकी जो 2-3 ट्रिगर्स हैं जहाँ से अमेरिकी बाजारों में जो बदलाव हुआ था, और वहाँ से हमारी 20,200 की हाई बनाकर जो हम 18,800-900 तक पहुंचे थे, वो ट्रिगर्स वापस लगभग उन्हीं लेवल के आसपास आ रहे हैं जो 20,200 के आसपास थे। करेक्ट सर, हो गया वैसा। 20,200 के आसपास आपका क्रूड $78 था,
है ना, वहाँ पे आपका बॉन्ड यील्ड करीबन 4.5 के नीचे 4.5 के नीचे था। Yes, sir. सो आई थिंक थोड़ी चीज़ें उस हिसाब से बेहतर होती हुई दिख रही है। तो बस यही है, तो अमेरिका से तो कोई संकेत एक भी खराब है नहीं, तो ये सब फेवर में आ गया वापस। फेवर में आ गया। तो मतलब आप देखिए ना, 4 दिन पहले किसको लगता था कच्चा तेल इतना जोर से घट जाएगा, है ना। बात वही है, वो 95-100 के आसपास पहुंचता है, अब यहाँ से सबको खराब लगता है। बात वही है, 75 के आसपास आता है फिर रुक जाता है। ये रेंज बना दी उसने, 75-95 के आसपास की रेंज में ट्रेड करना है। इसमें एक फिर इंटरेस्टिंग चीज़ बनती है सर, नहीं, अगर जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं जो हम ट्रैक करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से, नतीजों का सीजन भी ठीक चल रहा है अभी, आपने कहा सेकंड हाफ तो बल्कि मजबूत ही हो गया है। करेक्ट, सारी चीज़ें वैसी हैं जब 20,200 पर थी। फेस्टिव सीजन आपका चल रहा है, तो इस समय अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बाजार से एक मांग हो या एक बाजार जो आपको गिफ्ट दे, या एक ऐसी ख्वाहिश जो आप बाजार से चाहते हो, कब? तो आज क्या होगी? आज के लिए बताइए, बाजार की तरफ से आपको क्या चाहिए बताइए। आज दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, ज़्यादा कुछ नहीं है। आज के लिए आप खाली 19,500 के ऊपर निफ्टी बंद करवा दो। 19,500 के ऊपर? हाँ, और बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर। ज़्यादा नहीं मांग रहा थी मैं, बहुत 19,500 तो ज़्यादा दूर नहीं है। 50 ही पॉइंट है। हाँ। आपको ज़्यादा करना 550 कर लो। हाँ। मतलब मैं तो 500 में भी खुश हूँ, मैं अपने ज़्यादा लालच है ही नहीं बिल्कुल। और बैंक निफ्टी 44,000, वहाँ थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन 3 दिन से 43,600 बंद हो रहा है, तो पहली बार तो हमने पार कर ली जहाँ से अपना बॉटम बनता है। लेकिन 44,000 के ऊपर बंद होगा तो मुझे मज़ा आएगा। यही लेवल्स क्यों? हाँ हाँ, सवाल भी आप इसीलिए तैयारी करके आना पड़ा। हाँ, 44,000 के ऊपर हम लगातार 29 ट्रेडिंग सेशन बंद हुए थे जी। उसके बाद 11 ट्रेडिंग सेशन हो गए, हम 44,000 के नीचे बंद हुए। सो ये एक सेकंड बड़ा लेवल था जिसको पार करना जरूरी, क्योंकि 109 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं दीप, हम बंद हो रहे हैं 43,600 के ऊपर। बीच में 7 सेशन खराब गए थे, वापस 3 सेशन से हम पॉजिटिव हो गए, ठीक है ना। सो आई थिंक 44,000 का लेवल उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा एम्बिशियस है 44,000 आज, लेकिन निफ्टी तो मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहा, 19,500 को बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहा। 12 सेशन से हम 19,500 के नीचे बंद हो रहे हैं, बीच में हम 32 सेशन तक 19,500 के ऊपर रहे थे जी। सो आई थिंक आप कर सकते हैं चाहे तो 19,500 ये करा। और दूसरी एक और चीज़ अगर मांगने का आप कह ही रहते हो, ये मैंने यहाँ के बाजारों के लिए मानी है, आप कहें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए भी मांग लीजिए। बिल्कुल, कल फेड चेयरमैन साहब ने जो बोला है कुछ नहीं बोला बोला। हाँ। तो देखो, अगर मैं फेड चेयरमैन हूँ, कल मैंने एक भाषण दिया जी, आज फिर दूंगा, आज फिर से देंगे, ठीक है। दोनों पब्लिक इवेंट है। हाँ। तो कल मैंने कोई ऐसा खास कुछ बोला नहीं। तो क्या मैं फेड चेयरमैन हूँ या मैं स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट हूँ? ओह, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट की कमेंट्री रोज बदल सकती है, हमारी बदलती है। करेक्ट, ठीक है। फेड चेयरमैन तो क्या बोलेंगे आज? क्या बोलेंगे आज? न तो ब्याज दरें बदलने के लिए बोलेंगे, न कुछ ऐसा इकोनॉमी में बोलेंगे। कल और आज में उनका स्टैंड नहीं बदलता, राइट, है ना। उनको तो इन्फ्लेशन पे बोलना है, इंटरेस्ट रेट्स पे बोलना है, इकोनॉमी पे बोलना है। करेक्ट सर। तो उनका क्या बदलेगा एक दिन में? तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ फेड चेयरमैन ने कल और आज में कुछ बदलना नहीं है, और ना बदले, बस उतना काफी है। देखो, हमारा फंडा क्लियर है जी, अमेरिका की ताकत है, बड़े बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। हम तो चाहते हैं सबकी प्रोग्रेस हो, नेस्डैक की भी हो, डाउ की भी हो, हमारी भी हो, ठीक है। नहीं तो घटो मत भाई, ज़्यादा गिरो मत। ये आज ये जैसे 30-40 डाउ नीचे, नो प्रॉब्लम चलेगा। अपने 150 ऊपर नीचे में कोई टेंशन नहीं है। ये 500-400 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, ऊपर ना नहीं नीचे हो जाए तो दिक्कत। सो आई थिंक अमेरिका नहीं भी घटाना। और इसलिए दीप, आपको याद होगा इस सीरीज की शुरुआत से हम कह रहे हैं कि ग्लोबल के मुकाबले में आउट परफॉर्म करने का वक्त हमारा है। अगर ये बढ़ेंगे तो हम ज़्यादा बढ़ेंगे, ये घटेंगे तो हम कम घटेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं है। मेरे स्टैंड में दिवाली तक की तेज़ी, उसके बाद नवंबर आखिरी हफ्ते तक की तेज़ी को लेकर व्यू एकदम पॉजिटिव, एकदम क्लियर है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही रखनी। सो ग्लोबल बहुत बढ़िया है, ख्वाहिश के तौर पर 19,500 और 44,000 दोनों। और अगर वाकई में आप मेरी ख्वाहिश पूरा ही करना ही चाहते हैं दीप, तो फिर टफ टास्क है, दोनों ही साथ में कराओ तो मजा ही आए। दोनों ही आज हो जाए तो फिर असली धनतेरस कल होगी फिर। अरे वाह, कल धनतेरस है, बात करनी है आपसे उस पर भी, ठीक है। चलिए, तो ये है आज के एक स्पेशल विश, 19,500, 550 और 44,000, ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स। देखते हैं आज बाजार आएंगे नहीं। वीकली एक्सपायरी का भी दिन है निफ्टी का, और ढेरों नतीजों की भी बात करनी है। आइए पहले आज की कुछ खास बातें बताइए। संकेत दोनों ही अच्छे, ग्लोबल और लोकल, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखती। ग्लोबल इसलिए मजबूत है कि मैं डाउ सिर्फ नहीं देखता, मैं कच्चा तेल देखता हूँ, बॉन्ड यील्ड देखता हूँ, तो मुझे अच्छा कंफर्ट आता है, मुझे उतना ही चाहिए। और कच्चे तेल की गिरावट का फायदा मिलना है लगातार, जो नीचे आ रहा है सेंटीमेंट। आज भी OMCs भागेंगे, 2 दिन से क्या भागे, आज भी भागेंगे 100%।
दिवाली तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनी हुई है इंडेक्स में भी और सिर्फ इंडेक्स में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी, मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं। वहाँ पे क्या डिप आती नहीं ना मौका ही नहीं मिलता। वहाँ डिप की स्ट्रेटेजी रखो कैसे? 5 दिन से आउट परफॉर्म कर रहे हैं सर। आज भी करेगा, आज भी करेंगे, 100% करेगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तो हमारा डायरेक्शन और हमारा कॉन्फिडेंस कोई मैच करके दिखा दे इंडिया में? कोई नहीं। खुली चुनौती है, इंडिया में कोई मैच करके दिखा दे। आई एग्री। जो मार्च अप्रैल की शुरुआत से लगातार हमने लोगों को पकड़ के रखा है कि डरना मत, छोड़ना मत। बीच में जो कोई खराब क्वालिटी के मिड कैप स्मॉल कैप चल जाते हैं तो हम आपको अलर्ट भी करते हैं बिल्कुल। लेकिन अच्छी क्वालिटी के शेयरों में बिल्कुल डरने का नहीं है। और न 18,800 19,000 पे डरने दिया, न 20,200 पे, न अभी। आप देखिए ना कहाँ कमजोरी है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, ज़्यादा नहीं है और अभी भी डरना नहीं। इसलिए वहाँ मैं बोल ही नहीं रहा बाय ऑन डिप्स, वहाँ तो डिप्स आती किधर है। ऐसे इसमें एक क्रेडिट है सर आपका, जब भी वो डिप भी आया, जब 20,200 से आप ऑलमोस्ट 1,400 पॉइंट करेक्ट भी हुए, मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ दिन ज़्यादा गिरावट है, 3% 3.5% भी एक दिन गिरा था, तब भी आपने पैनिक नहीं होने दिया, तब भी किसी को भी ये नहीं बोला कि आप घबराइए, अपनी पोजीशन एग्जिट ऐसा वहाँ पर नहीं आया। कचरा है तो डरना है, क्वालिटी है तो क्या डरना है। बाकी रोज तो बढ़ नहीं सकता आपका शेयर, लेकिन ओवरऑल अंडर करंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत मजबूती है। हाँ, कहीं दो ही जगह आपको डरना होता है, एक जो शेयरों में क्वालिटी नहीं है, दूसरा अनाप शनाप वैल्यूएशन हो जाए। करेक्ट, नो डाउट। कुछ शेयरों में क्या है, अब वित्त वर्ष 2027 और 2028 की अर्निंग पे ट्रेड करेंगे। अरे भाई रुक जाओ यार, 2025 तो निकल जाने दो ढंग से, थोड़ा अनरियल। हाँ, सो मतलब 2 साल आगे तक की अर्निंग फिर भी ठीक है कि उतनी विजिबिलिटी होती है, उससे ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। सो आई थिंक उतना तक ठीक है। फिर आज के लिए निफ्टी में 19,325 19,400 मजबूत सपोर्ट है दीप, और बैंक निफ्टी पे 43,325 43,550 बेहद मजबूत सपोर्ट है, ये टूटने वाला ही नहीं, कितने ही जोर लगा लो। ऊपर की तरफ 19,500 की रेंज टेस्ट करने की कोशिश होगी, 450 ये मैंने राउंड फिगर में लिखा है, और इधर 43,950 44,200 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। ठीक है। जैसा आपने विश पूछा था, विश आखिरी लाइन में लिखी हुई है 19,500 44,000 के ऊपर बंद हो, तो खाली इसमें चेंज करके लिख दें, दीप की वजह से मेरी इच्छा पूरी हो जाए। और ट्रेंड भी फिर बदलेगा वहाँ से, ट्रेंड बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। ट्रेंड हम पॉजिटिव कर लेंगे। यस, 100%। ठीक है, तो तब तक तो ट्रेंड न्यूट्रल है, ये समझ गए। बाकी संकेत क्या है सर आज के? एक ही एफआईएस का हल्का सा नेगेटिव है, ज़्यादा नहीं जी। बाकी ग्लोबल डीआईज सेंटीमेंट पॉजिटिव है और 2 संकेत न्यूट्रल है, एफएन और ट्रेंड। ठीक है, बड़े 400 425 तुरंत सपोर्ट रेंज बहुत नज़दीक है। 445 में तो आप बंदी हुए हैं, बहुत ही नज़दीक सपोर्ट है आपका 19,400 425। इसके ठीक नीचे 19,300 335 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। 450 से 550 पहली रेंज है जहाँ जाकर कोशिश करेगा निफ्टी और ऊपर आगे बढ़ने की। 575 से 650 स्ट्रॉन्ग सेल जोन है, वहाँ पर आपकी जितनी लॉन्ग पोजीशन आपने बनाई है वहाँ एक बार प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर कर लें। फिर कह रहा हूँ, भले ही 19,500 के ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए वो सब है, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आप करते रहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है। बैंक निफ्टी 43,425 43,550 ये आपके लिए एक बढ़िया सपोर्ट जोन है, और नीचे की तरफ 43,325 225 और 325 बेहद स्ट्रॉन्ग खरीदारी की जगह, हालांकि वो आएगा नहीं। ऊपर की तरफ 43,800 43,950 ये हायर जोन है, और पार करके निकले तो 44,000 44,200 जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली जरूर करनी चाहिए। गॉट इट सर। एफआईएस की पोजीशन 1% कल कम हो गई है, पुट कॉल रेशियो भी हल्का हो गया सर आपका। निफ्टी में 10 बेसिस पॉइंट हल्का हुआ आज वीकली एक्सपायरी के दिन, अच्छी बात है। बैंक निफ्टी तो आज वैसे भी वीकली एक्सपायरी हो चुकी तो हल्का ही है। तो बाकी सब डेटा ठीक है, कोई दिक्कत की बात। चलिए फिर बताएं क्या करना है। स्टॉप लॉसेस मौजूदा पोजीशन कल वाले ही रखेंगे, आज भी 19,300 इंट्राडे क्लोजिंग दोनों ही, अगर 19,500 आ जाए तो उसके बाद इंट्राडे स्टॉप लॉस को ऊपर खींच के 19,400 ले आए कल के लो पर। अभी 19,300 है, ठीक है, बाकी बाद में 19,400 हो जाएगा। ठीक है। बैंक निफ्टी इंट्राडे 43,400 क्लोजिंग 43,300 ये आपके लिए स्टॉप लॉस। जिसको छोटा रखना हो वो इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही 43,500 भी रख सकता है, जिसको छोटा रखना हो। इसमें मेरी तरफ से छूट है, बाकी ठीक ठाक स्टॉप लॉस ये है। शॉर्ट साइड पर एक ही है 19,500, 2 दिनों से यही कहना है, आज भी ये शॉर्ट साइड पर बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस मैंने नीचे खींचा है 44,000 से 43,800। और अब क्यों खींचा है वो मैं बताता हूँ। 200 पर नीचे क्यों किया है जी। 2 दिनों से आप 43,800 3 दिनों से क्रॉस करने की कोशिश करें, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं हो रहा तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज बैंक निफ्टी एकदम हल्का है, वीकली एक्सपायरी होने के बाद पोजीशन नहीं के बराबर है, और हल्का बैंक निफ्टी अगर आज कूदने का मन बना ले तो आपको फिर लंबा तो फिर कंट्रोल में नहीं आएगा, फिर नहीं देना, फिर 200 पॉइंट भी क्यों दूं, रिस्क कम रखो। और इंट्राडे में 44,000 क्लोजिंग 43,800 के नीचे भी होगी, मान लो
तो अभी मैं क्यों 200 पॉइंट उतना ऊपर, स्ट्रेस तो रहता ही है ना। सही बात है। तो अपने आज बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। गॉट इट, क्लियर है। 43,800 बहुत एक एक स्टॉप लॉस के लगाने के टाइम में से 3-4 मिनट तक सोचता हूँ, वहाँ देखता हूँ मैं डेटा, ये करे तो क्या, वो करे तो क्या, उसके बाद ऐसा अंदाज से नहीं चलता फिर ये दे दो, वैसा नहीं होता। वो देखना पड़ता है मूड, माहौल, डेटा, पोजीशनिंग कैसे बनी, तब जाके आपके स्टॉप लॉस सही पकड़ में आते हैं। सही बात है, इसलिए जरूरी 43,800। ठीक है, गॉट इट। चलिए नई पोजीशंस पर आते हैं। खरीदना है निफ्टी, दो तरीका है जी। एक तो ये कि 19,300 के स्टॉप से खरीद लीजिए। बेस्ट रेंज तो 19,335, 19,400 है। 425 पे भी ले सकते हैं आप एग्रेसिव टेरेस के तौर पे, ठीक है। तो ये खरीदने की राय आपके लिए, खरीदना तो ही है, ठीक है। पहली रेंज 400-425 की सपोर्ट बनती है, वहाँ आएगा तो वहीं से थोड़ी शुरुआत कर लेंगे। 325-30 के आसपास आएगा तो थोड़ा और ले लेंगे, आएगा ही नहीं नीचे, तो लेना हो तो यहीं लेना पड़ेगा, इससे ज़्यादा तो कोई नीचे की है नहीं। फिर भी अपनी तरफ से देना जरूरी है। 9:08 पर मैं आपको एंट्री पॉइंट बता भी दूँगा। 19,300 का स्टॉप लॉस, 465, 485 दो छोटे टारगेट है, यहीं पर हम खुलेंगे, इन दोनों के बीच में कहीं जाके खुलेंगे, ठीक है। 515, 550 दो मीडियम टारगेट, 575, 600 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। देखो देर 600 के टारगेट आ गए, पसंद हो रहे हैं कि नहीं आप? बिल्कुल सर, लेवल्स को आप बता ही दें। हाँ, जो लोग बेचना चाहते हैं, देखो मैं ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछोगे बेचना है तो मैं तो बोलूँगा नहीं, और बेचना भी तो अभी नहीं, सेकंड हाफ में। 485 के आसपास मूड बनाइए, लेकिन बेचने की कोई खास जरूरत है नहीं, क्योंकि 485 के आसपास खुलेंगे। 500 के ऊपर टिकता है या नहीं टिकता, ये एक बड़ा की क्वेश्चन है। अगर 500 के आसपास रिवर्स होने लगता है तो फिर 485 पे बेचना बनता। बट मेरा ये मानना है, मुझे पूछो, मैं 550 के आसपास ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। 550, 575 मिले वहाँ बेचिए। 650 का स्टॉप लॉस है, वो भी थोड़ा दूर का ही है। टारगेट जो बनेंगे दीप 465, 445 दो छोटे टारगेट हैं, 425, 402 मीडियम टारगेट, इतने ही। 335 का टारगेट आएगा नहीं, ऐसे मैंने शो पीस के लिए रखा है। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं, 400 के नीचे है भी नहीं कम, बस उतना ही। ठीक है सर। बैंक निफ्टी खरीदना है, देखो अगर आ जाए कल के लो पे मिले 43,550, सॉरी 43,550, 43,425, तो ये दोनों ही लेवल पे पक्का ले लेना है। और नहीं तो भी 43,500 के स्टॉप से भी लो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर के टारगेट 43,625, चूँकि जहाँ हम बंद हुए हैं, अगर नीचे ले रहे हैं तो, नहीं तो 43,725, 802 विजिबल टारगेट है। 875, 950 दो मीडियम टारगेट है। 44,000, 44,050 और 44,200 तक के फाइनल टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, लेना ही है दीप। और पता नहीं आज अंदर से बहुत बढ़िया वाली फीलिंग ये आ रही कि बैंक निफ्टी थोड़ा करना चाहिए ना, एक्शन में आना चाहिए। कल एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सुस्त था, अदरवाइज आना चाहिए। निफ्टी 19,500 के ऊपर आएगा एक्शन में, 19,500 पे थोड़ा रुकना चाहिए। बट बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि आज शिफ्ट थोड़ा फोकस उधर होगा। चलिए, तो फिर बेचना है बैंक निफ्टी या नहीं? हाँ, जिस देखो कोई बेचेगा नहीं तो आप खरीदोगे किससे? वो भी है। कई बार लोग मुझे बोलते हैं आप तो दोनों तरफ की शिफ्ट, बिल्कुल देता हूँ। और भाई दोनों तरफ के लोग नहीं होंगे ट्रेड कैसे होगा? एग्जैक्टली। आपको क्या सूट करता है वो देखो, और जिसको बेचने है उसके लिए स्ट्रेटजी है। बेचो बिल्कुल 43,950, 44,050 के आसपास, यहाँ बेचिए। 44,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। टारगेट 43,875, 802 छोटे टारगेट है। 725, 650 दो मीडियम टारगेट और 550 तक के फाइनल टारगेट के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉट इट। चलिए, ये है आपके लिए सारे लेवल्स। बैन लिस्ट हो गई है डबल इस सीरीज में। पहली बार ऐसा है कि सिर्फ 2 स्टॉक्स ही बैन में आए, वो भी 2 हफ्ते होने के बाद। डेल्टा कॉप की एंट्री हो गई है। जीएनएफसी ऑलरेडी बैन में था, आज डेल्टा कॉप की फ्रेश एंट्री हो गई, तो ये दोनों स्टॉक्स आज वायदा कारोबार के बैन में रहेंगे। थोड़ा डेटा समझते हैं सर। आज एफआईएस का डेटा आपने नेगेटिव रखा है, जरा समझाइए क्या हो गया। 85 करोड़ की कैश में बिकाली छोटी है, लेकिन सामने 1000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स और 300 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, तो हल्के सी बिकवाली के आंकड़े वहाँ से हैं, तो इस वजह से मैंने उसको हल्का नेगेटिव साइड पर रखा है। मैं डेटा कभी भी कैश के स्टैंड अलोन नहीं देखता। Exactly. नहीं, मैं एफएनओ के स्टैंड अलोन देखता हूँ। बिल्कुल। दोनों को मिलाकर देखता हूँ, और मिलाकर जब देखता हूँ तो 60% वजन कैश के कैश का होता है। ओके। और कैश के डेटा के अलावा भी 60 से 70% वजन, 75% वजन जो होता है वो स्टॉक्स के डेटा को होता है। इंडेक्स तो आनी जानी है, राइट। क्या ये तो हेजिंग वेजिंग के लिहाज से करते रहते हैं। असली तो देखो एफआईएस को, कोई भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर कमाएगा किसे? कैसे? इंडेक्स में तो ट्रेड करके नहीं कमाएगा, कमाएगा तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। जी, करेक्ट। सो स्टॉक्स के डेटा इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टॉक फ्यूचर हो या कैश मार्केट के, कि अल्टीमेटली तो आता तो आदमी, इंडेक्स में तो ट्रेडिंग करना, हेजिंग करना पार्ट ऑफ गेम है, राइट। उसके लिए एफआईएस इंडिया में नहीं आ रहा है कि आओ चलो इंडेक्स में ट्रेडिंग करेंगे। सही बात है। आज तो पैसा लगाने के लिए, इसलिए स्टॉक के डेटा को मैं थोड़ा ज़्यादा भाव देता हूँ। तो उस हिसाब से ठीक है, 1000 करोड़ की थोड़ी कैश में स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली की है।
बाकी ठीक है। वायदा कारोबार के डेटा में एक ही लेवल है इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा, वो है 19,400। 19,400 के पुट पर 1,20,00,000 शेयर है और कॉल्स में 85 लाख शेयर है। ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, जाएगा ही नहीं नीचे 19,400 के नीचे, कम से कम फर्स्ट हाफ में तो नहीं। अच्छा, हाँ, सेकंड हाफ का देखेंगे, अगर डाउ आप 150-200 कम कर दो तो फिर तो मुझे पता नहीं, बट अदरवाइज उसके नीचे जाए इसकी संभावना कम है। 19,500 1,45,00,000 शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं। 19,425 19,515 ये बहुत इंटरेस्टिंग रेंज है। यहाँ जाकर आप रुकेंगे, अटकेंगे। एक बार 19,525 को पार करके टिकट तो फिर 19,400 450 500 वाले हर कॉल राइटर को बड़ा डर लगेगा, भाई काट लेते हैं यार, बहुत हो गया है जी सर। तो नीचे 19,400 ऊपर 19,500 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। बैंक निफ्टी के लेवल्स बोलो। बैंक निफ्टी आशीष बोला नॉट वर्थ डिस्कस मत करना। मैं वही सोच रहा था वीकली एक्सपायरी के बाद क्या आगे कुछ है ही नहीं, 10-12 लाख। ठीक है, चलिए आज बनेंगे लेवल। हमने भी लेवल बढ़ा दिया, 10-12 लाख शेयर तो कम डिस्कस ही नहीं करते। हाँ, वो तो फिर अब नॉट वर्थ है जी। ठीक है, बट डिस्कस करना है सर बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारे नंबर गजब ही हैं जी, गजब है ना। चलिए आइए पहले करते हैं शुरुआत स्टॉक ऑफ द डे के साथ। कहाँ से करेंगे शुरू? आज मैंने बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं दिए हैं जी, स्टॉक मैंने 2 ही दिए वायदा कारोबार में। पहला है PI इंडस्ट्रीज, इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। यस सर। 3540 का स्टॉप लॉस है, 3615 3655 और 3685 टारगेट के लिए खरीदारी करनी है जी। बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई है कंपनी की तरफ से ऑपरेशनली, और सबसे बढ़िया बात यह कि मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट से बोल रहा है कि आगे 18-20% की रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे, मार्जिन और इम्प्रूव होकर आएंगे। अब बोल रहा तो क्या बड़ी बात है, सारे मैनेजमेंट बोलते हैं अगर कॉन्फिडेंट है तो, इसमें बड़ी बात है। बताइए। क्योंकि हाल ही में इनके MD CEO साहब ने इस्तीफा दिया था जी, और उसके बाद स्टॉक बड़ा घटा रहा। यस। हालांकि उनके निकलने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो अगले क्वार्टर का होगा, अगले क्वार्टर का रिजल्ट उस हिसाब से देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस क्वार्टर के एंड में ही अगर मैनेजमेंट वो आपको अच्छे नतीजों के साथ कॉन्फिडेंस दे रहा है कि मेरे MD बदलने से फर्क नहीं पड़ता, तो ये स्टॉक आज कमाल कर सकता है। वो फैक्टर है। अगर मार्केट ने इनकी बात पे भरोसा किया, जो कि मुझे करना चाहिए, खाली रिजल्ट होता तो मैं नहीं देता, लेकिन रिजल्ट के साथ उन्होंने बोला भाई हम 18-20% का गाइडेंस मेंटेन कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, तो बड़ी बात है। ये मेरे ख्याल से 22% की एक्सपोर्ट्स में एग्रीकेमिकल में ग्रोथ बहुत ये केमिकल स्टॉक्स, एग्रीकेमिकल स्टॉक्स जहाँ भी नंबर्स बढ़िया आएंगे ना, क्योंकि अंडर ओन्ड है, लोगों का व्यू तेजी का है नहीं, और इसमें तो MD के जाने की भी खबर थी जिन्होंने कंपनी को बहुत अच्छा किया। सो आई थिंक ये स्टॉक आज इस हिसाब से कमाल करने की कोशिश कर रहा है। बस लोगों को डर ये कि अगले क्वार्टर में परफॉर्मेंस खराब तो नहीं होगी, उसको जवाब देने की कोशिश मैनेजमेंट ने किया। अब देखिए कितना भरोसा करते हैं। ठीक है सर। दूसरा स्टॉक है पीडीलाइट, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट करने की राय है दीप, और शॉर्ट करना है 2525 के स्टॉप लॉस का, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है भाइयों। दूर का है 50 रुपये ऊपर, वही मेंटेन करना, और वो ट्रिगर हो जाए तो बोलना गलती होगी, आगे से नहीं बेचेंगे जी। स्टॉप नीचे का टारगेट 2440 2400 है, अगर इसको नीचे खुलना तो ये इसके नीचे भी खुल जाए तो बड़ी बात हो सकता है, क्योंकि ये गिरेगा तो जोर से गिरेगा, नहीं तो नहीं। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, उसका रीजन बताइए। इतने बढ़िया रिजल्ट, शानदार रिजल्ट मैंने लंबे समय से पीडीलाइट के देखे, मतलब आप क्या गलती निकालोगे इस रिजल्ट में, नहीं मिलेगी। बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम्स शानदार, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस शानदार, मार्जिन शानदार। सबसे बड़ी बात, जिन कंपनियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत रूरल मार्केट में आ रही है, वहीं से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रही है। ठीक है, तो अब ऐसा क्या होगा, वैसा मुझे सिर्फ पसंद क्यों नहीं है, उसका रीज़न ये है, दी प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है, ये कहा कि हम एक नए कारोबार में जाना चाहते हैं। और नया कारोबार क्या है, उधार देने का, लेंडिंग का। पीडीलाइट ये क्या करेंगे उस कारोबार? वही वाली बात है ना, ये फेविकॉल बनाते बनाते उधार भी देना चाहते हैं। ठीक है, चलो उधार दे रहे। पहली बात तो ये कि नॉन कोर बिजनेस में आप अलग लाइन में जा रहे हो तो बहुत अलग क्वेश्चन मार्केट लगा देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं कर सकते भाई, अगर इनको इतना अच्छा बिजनेस ये बनाना था तो हो सकता है वो भी बना ले, हू नोस। आप कभी ऐसे क्वेश्चन मार्क मत करें, लेकिन मार्केट को ये चीज़ें कम पसंद आती। अच्छा, उसके ऊपर और देखो, जो इस बिजनेस में उतरने के लिए कैसे जा रहे हैं वो तरीका देखो। प्रोमोटर ग्रुप की एक NBFC कंपनी उसी को खरीद रहे हैं, तो प्रोमोटर की NBFC पीडीलाइट खरीदेगी और फिर NBFC कारोबार में ये जाएंगी। ये कहाँ का लॉजिक हो? अब बताएंगे। आज मेरे ख्याल से कौन कॉल 2 बजे है शायद, जहाँ तक मुझे ख्याल है, मेरे ख्याल से कौन कॉल है दोपहर में आज, तो देखते हैं मैनेजमेंट क्या कुछ कहता है। बट इस अगर घटना है तो नतीजे की वजह ये नतीजे
अगर ये खबर नहीं होती तो ये नतीजे पर कम से कम 5% ऊपर जाता है। इनफैक्ट मैं आपसे लंबे समय बाद पीडीलाइट ने बहुत तगड़े मैं नंबर आपसे पूछने आ रहा था, अगर ये खबर नहीं होती तो आपका व्यू क्या आया होता 100% और 5% ऊपर 5% ऊपर क्या होता? अब ये बहुत हाई रिस्क हाई रिटर्न, लेट्स सी मार्केट क्या करता है, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बट हिस्टोरिकली हमने देखा ऐसी मूव्स पर मार्केट नेगेटिव रिएक्शन अब तक का इतिहास तो ये है, लेट्स सी। ठीक है सर, बट ये रिस्की स्टॉक हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है। बाकी कुछ कैश मार्केट के 3 स्टॉक है, बहुत जोरदार है दीपक, बहुत नंबर बहुत काम किया, मेहनत बहुत की जी। हाँ, पहला एरिस लाइफ, नतीजे कल ही आ गए थे बाजार के दौरान, तो फिर मैं अब क्यों दे रहा हूँ, बताइए। और कल नतीजे आने के बाद 3% भागा भी है भी है, स्टॉक, बिल्कुल। फिर क्यों दे रहा हूँ? मुझे लगता है इस 3% दौड़ने के बाद भी बहुत कुछ और आज इस स्टॉक में हो सकता है। 870 के स्टॉप लॉस से खरीदे, 915, 930 और 940 के बड़े टारगेट के लिए दे रहा हूँ। और क्यों दे रहा हूँ? कल इन्होंने क्या किया, बाजार बंद होने के बाद अनाउंस किया है एक्विजिशन, एक नेफ्रोलॉजी और डर्मेटोलॉजी, ये 2 बिजनेसेस इन्होंने खरीदे हैं बायोकॉन की कंपनी से, ठीक है, और 366 करोड़ रुपए में खरीदे। ये एक्विजिशन इनके लिए बहुत बढ़िया माना जा रहा है। तो अच्छा पोर्टफोलियो इन्होंने बना दिया, वहाँ पर मार्केट लीडरशिप भी आ जाएगी इनकी। ये एक्विजिशन के बाद इनके पास 11% मार्केट शेयर भी होगा। तो कुल मिला के एरिस का ये एक्विजिशन बाजार को पसंद आना चाहिए, इसलिए खरीदारी करने के लिए। तो ये बिना रिजल्ट का, रिजल्ट कल ही आ गए थे। अब 2 स्टॉक के रिजल्ट पे दे रहा हूँ। आज जैसे लंबी लिस्ट में और भी दे सकता था, तो 2 स्टॉक दे रहा हूँ रिजल्ट पे। पहला है वेल्सपन कॉर्प, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया नंबर, बहुत ही जबरदस्त नंबर है। आय 107% बढ़कर, कामकाजी मुनाफा लॉस था 130 करोड़ से 400 करोड़ आ गया। हर एक पैरामीटर पे आप देखिए 10% के आसपास के मार्जिन्स, 57 करोड़ के लॉस से 350, वाव परफॉर्मेंस है इसमें। नंबर आर जस्ट लाइक अ वाव। आप भी आगे ट्रेंड में सर। मैं तो सब जगह पहुंच, जल्दी पहुंचूं लेट पहुंचूं अलग बात है, पहुंच जाता हूँ। पहुंच गए। हाँ, मेरे को जब तक कोई बताए नहीं, क्योंकि देखो मैं तो सोशल मीडिया पे घूमता नहीं। हाँ। मैं तो ना रील्स देखता हूँ, बनाता जरूर हूँ, बना के दूसरों को देखने के लिए दे देता हूँ जी, लेकिन न देखता हूँ अपनी तरफ से उतना नहीं, कभी भी नहीं। अब तो आजकल तो इवन ट्विटर पे, फेसबुक पे जाके कमेंट्स पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता। अब तो टाइम नहीं। रिजल्ट सीजन में, दिवाली की प्रोग्राम में कहाँ पर, तो कोई आके अगर मुझे बता देता, समझाता था कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, मैंने कहा अच्छा एक आध दिखाओ जरा। तो फिर किसी ने दीपिका पादुकोण का दिखा दिया ऐसा, तो फिर हम भी इंस्पायर हो गए थोड़े कि चलो अगर सब बड़े लोग करें तो ठीक है, करना है। हाँ, क्योंकि वैसे हम बोल ही रहे, वैसे इसके ये वाव वाले के को फेमस करने वाले कौन है? सैफ अली खान। सही जवाब, शुरुआत वहाँ से पिक्चर्स में करते थे वो। आपकी पिक्चरों की नॉलेज इतनी अच्छी है, पहले पता नहीं था, मैं कभी आई नहीं बाहर निकल के, आपका टैलेंट छुपा हुआ। बीच बीच में मैं भी कुछ देख लेता हूँ। सो वाव नंबर्स वेल्सन कॉर्प के हैं। ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, 8,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, हर एक पैरामीटर पर नंबर्स अच्छे हैं। वेल्सन कॉर्प यहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने के लिए आए, लेवल्स आपके सामने आ चुके हैं। आईटीडी सीमेंटेशन एक और स्टॉक है, बहुत दमदार रिजल्ट है, तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस है। सेठी साहब का स्टॉक है, उनको पसंद भी आता है इसलिए बोला, तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस है हर एक फ्रंट पर। यहाँ भी 10.25% के आसपास के मार्जिन बहुत बढ़िया माने जाएंगे। ऑर्डर बुक 22,000 करोड़ पर, 4,500 करोड़ के ऑर्डर इसी क्वार्टर में मिले। मतलब काम इतना, मतलब ये और बर्डन है वर्क ऑर्डर बुक के साथ में, ऐसा कह सकते हैं। तो एग्जीक्यूशन ही है। सो आई थिंक ये स्टॉक भी भागना चाहिए। 216 का स्टॉक, 229, 233, 235 के टारगेट के लिए। इसके अलावा भी बड़े रिजल्ट हैं। फिनिक्स मिल्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। इवन ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के नंबर्स बहुत बढ़िया हैं। बिल्कुल सर, कैश में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अच्छे नंबर्स आए हैं। तो नंबर्स की तो लंबी लिस्ट है बढ़िया, लेकिन मैंने ये 3 चुने आज। बिल्कुल। तो चलिए, ये है आपके लिए कुछ कैश के स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखेगा, और साथ ही पीआई इंडस्ट्रीज और पिडलाइट यहाँ पर भी मूव दिखेगी, दोनों तरफ की। आइए फिर बाकी रिजल्ट्स की भी जान लेते हैं बात। एक बार रिजल्ट रिव्यू अनिल जी की तरफ से। बताएं सर। आज रिजल्ट रिव्यू में आपको अलग तरीके से दे रहा हूँ। 3 स्टॉक हैं जो पॉजिटिव साइड पे दे रहा हूँ, ल्यूपिन, यूनाइटेड फ्रेट्स और पीएफसी। तीनों के नंबर्स बहुत बढ़िया हैं, और तीनों के नंबर्स में मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। गलती कोई ढूंढ के आप निकालोगे नहीं निकलेगी। ल्यूपिन बिल्कुल जैसा अमेरिकी बिजनेस सबकी कम बढ़ रहा है, इनका भी बढ़ रहा है, और इसीलिए इस बार दिवाली ऑफर पे हमारी पहली थीम ही फार्मा शेयरों की थी। करेक्ट। और एग्जैक्टली फार्मा के नंबर्स आ रहे हैं। फार्मा के शेयर जिनके अच्छे आते हैं बहुत तेज दौड़ लगाते हैं, जिनके खराब आते हैं वो नीचे गिर के बढ़ते समय। करेक्ट, ठीक है। सेम यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत तगड़े नंबर, फर्स्ट टाइम बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, और प्रीमियम प्रोडक्ट्स में इनकी बहुत बढ़िया एक्शन होती दिख रही है। पीएफसी शानदार नंबर से आरईसी के बाद में, और ये तो आरईसी की स्टेक भी है इनके पास में। सो नंबर्स तो सारे बढ़िया ही हैं, लेकिन ये तीनों ही स्टॉक पिछले 5-7 दिनों में बहुत भागे हुए हैं। 1 से 2%, 3% की तेज़ी हो सकती है,
लेकिन हल्की फुल्की प्रॉफिट बुक ये गैप से खुलेंगे और खुल के वहाँ स्टेबल हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं गट के नेगेटिव आ जाएंगे, गिरने वाले भी नहीं है, लेकिन खुल के ज़्यादा गैप अप ओपनिंग के बाद आपको कुछ करने का मिलेगा मुश्किल है। इसलिए आप नंबर्स अच्छे हैं, ज़्यादातर प्राइस में 2 से 3%, 1 से 3% की तेज़ी बनेगी, वहाँ स्टेबल हो जाएंगी। अब आइए कमज़ोर नंबर की तरफ। 2 एक्सीडेंट है, GNFC और बेल। GNFC में पक्का आज स्टॉक ऑफ द डे में देता शॉर्ट साइड पे जी। लेकिन वायदा कारोबार के बैन में है और लॉन्ग पोजीशंस बहुत बनी हुई है, यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है। और क्योंकि बैन में तो कोई एनालिसिस का मतलब नहीं। भेल यहाँ पर भी रिजल्ट बहुत ख़राब है, लेकिन भेल में राय अलग है। GNFC में गैप डाउन ओपनिंग पे भी खरीदने की राय बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन भेल में अगर आपको एक अच्छा डाउन मूव मिल जाए, 4-5% घट जाए, अगर कुछ ज़्यादा घट जाए तो भेल नीचे में खरीदा जा सकता है। क्यों? भेल क्योंकि है ना, उनकी ऑर्डर बुक ठीक है, खाली एग्जीक्यूशन से रिलेटेड इशू जो धीरे धीरे ठीक कर रहा है। सो भेल में उतना बुरा नहीं है मामला, या यहाँ इंप्रूवमेंट आ जाएगा, तो भेल में लोअर लेवल पे बाइंग की जा सकती है, GNFC से दूर रहना है। गॉट इट। चलिए ये सारे नतीजे और उसका एक्शन। बाय द वे लुपिन की तो सर ने बात करी दिवाली ऑफर, फार्मा से शुरू किया था। आज का भी दिवाली ऑफर एक इंटरेस्टिंग व्यू लेकर आएंगे अनिल जी, उस पर उसका भी इंतजार है, 9 बजे होने वाला है। और उसके बाद एक खास इंटरव्यू कराया अनिल जी ने रामदेव अग्रवाल साहब और मोतीलाल ओसवाल साहब दोनों की तरफ से, और ये हम आपके लिए 11 बजे प्ले आउट करने वाले हैं। आइए एक छोटी सी झलक देख लेते हैं पहले। हमारा टाइम आ गया, एकदम जोर से आ गया। तो ये तो स्टार्ट ऑफ द सुनामी समझ लो। आप यदि 5 साल 10 साल देखेंगे तो यू कैन नॉट बिलीव वेयर यू आर सिटिंग। नए पुराने सभी तरह के इन्वेस्टर्स को आपकी राय सर? बाजार में पैसा इतना है जितना गंगा में पानी नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी किस्मत भी चाहिए, लेकिन थोड़ा आपको डिसिप्लिन चाहिए। और ऑप्शन फ्यूचर में आप मत जाइए, पहले अपना छोटा सा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पे देखिए, बिकॉज शॉर्ट मार्केट में आप लॉन्ग टर्म में रहेंगे तो पैसा बहुत बनेगा। दिवाली क्यों खास है या क्यों आपको ज़्यादा पसंद है? पहले तो 1 महीने छुट्टी होती थी, हाँ। सब खूब खेलो उसमें, मजे करो। दूसरा ये फटाखे फोड़ने का बहुत मजा आता है। आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग माई चाइल्डहुड। फेवरेट मिठाई, फेवरेट पटाखा कौन सा, वो भी बताइए। और ये फेवरेट मिठाई जोधपुर की, मतलब आप जोधपुर को, मैं भी वहीं से आता हूँ, तो गुलाब जामुन और एकदम मावे की आपकी किट्टी की चक्की जो है। मैंने नोटिस किया सर, वैसे तो सभी मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ कुछ आप इंटरेस्टिंग चीज़ें निकालते हैं, बट स्पेशली जब आप रामदेव सागर और मोतीलाल ओसवाल साहब के साथ बैठते हैं तब और भी कुछ बढ़िया बातें निकल कर आती हैं। और एक इस इंटरव्यू में और एक खास बात है जो आपकी प्रोमो में नहीं दिख रही, वो ये कि उन्होंने किस तरह से बिजनेसेस बनाए जाते हैं और किस तरह से उनको बड़ा किया जाता है। राइट। बिजनेस शुरू कैसे करें, बड़ा कैसे करें, अगर ये आप जानना समझना चाहते हैं तो ये इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए। 300-400 करोड़ का IPO आया था उनका, आज से 15 साल पहले, टाइम हो गया, ठीक है, 2007 में। आज पहले 6 महीने का कंपनी का प्रॉफिट 1300 करोड़ है, 6 महीने का। सोचो क्या वेल्थ बनी है। इसके बाद 2 या 3 बायबैक कर चुके हैं जी, तो और अच्छे लेवल पे करते हैं बायबैक। और सबसे बड़ी चीज़, लोग लिस्ट होने से डरते हैं, कंप्लायंस बढ़ जाएगी, हर 3 महीने बाद जाके मीडिया को जवाब देना पड़ेगा, रिजल्ट आएंगे, क्या होगा। उसका बहुत इंटरेस्टिंग जवाब रामदेव सर ने दिया। अच्छा, मस्ट वॉच इंटरव्यू। डन सर, 11 बजे आज सुबह आपके लिए ये इंटरव्यू आएगा, ज़रूर देखिएगा इसे आप जी बिजनेस पर। आइए फिर तैयार है हमारी रिसर्च टीम पूरे बाजार के एक्शन के साथ। अरमान, नुपुर और आशीष हमारे साथ स्टूडियो में। अरमान, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स खबरें कौन सी लेकर आए आप? जी गुड मॉर्निंग। आज भी कई सारे नतीजे हैं, जिसमें आपको निफ्टी में अपोलो हॉस्पिटल, अडानी पोर्ट्स, उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में 14 कंपनियों के आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे, जिसमें ABB इंडिया, अशोक लीलैंड, ऑरबिंदो फार्मा, ग्रैन्यूल्स इंडिया, संवर्धन मदरसन, पेज इंडस्ट्रीज, पिरामल एंटरप्राइजेज, आदित्य बिरला फैशन आदि कई सारी कंपनियां हैं जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। डिविडेंड एडजस्टमेंट्स है F&O कॉन्ट्रैक्ट्स में, जिसमें IOCL और पेट्रोनेट LNG दोनों के लिए वो होता हुआ दिखेगा। एक्स डेट है GCPL में, जहाँ पे इंटरिम डिविडेंड है 5 का, और HP एडेसिव जहाँ पे स्टॉक स्प्लिट है ₹10 से ₹2 का। IPO अपडेट्स के हिसाब से आस्क ऑटो, जहाँ पर IPO उनका बंद हो जाएगा आज। कुल डे 2 का सब्सक्रिप्शन अगर आप देखें तो टोटल 1.4 टाइम्स के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 1.7x और NII की बात करें 2.3 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। और अंत में प्रोटियन eGovTech, जिनका फाइनल सब्सक्रिप्शन अपडेट है, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन लगभग 24 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 9 गुना के आसपास। QIB की बात करें तो 47 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है और NII लगभग 31.6 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। ये है आपके लिए ट्रिगर्स और IPO अपडेट्स। नतीजों पर फोकस करते हैं। नुपुर, करिए आप शुरुआत। मॉर्निंग।
बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बाटा यहाँ पे मिलिट्री नतीजे आपको नजर आएंगे। कंपनी की आय देखिए तो 1% की गिरावट आती हुई दिखी, अनुमान से भी कम कंपनी की आय आती हुई नजर आई है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ऑपरेशनली थोड़े से बेटर है यहाँ पे परफॉर्मेंस। 180 करोड़ का मुनाफा लेके चल रहे थे, कामकाजी लेवल पे 182 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे और मार्जिन भी 22% के आसपास मेंटेन किए कंपनी ने। लुपिन जैसे कि डिस्कशन चल ही रहा था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। कंपनी की आय 22% से इस क्वार्टर में बढ़कर आती हुई दिखे। यूएस कारोबार में आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखे, 40% की मजबूत ग्रोथ यहाँ पे आती हुई नजर आई है। इनफैक्ट जो ग्रोथ मार्केट से वो भी देखे तो ग्रो करते हुए दिखे। इंडिया का भी बिजनेस 7% इस क्वार्टर में बढ़ते हुए दिखा और मार्जिन एक्सपेंशन 800 बेसिस पॉइंट का इस क्वार्टर में 18% के आसपास आते हुए दिखा है। टाटा पावर कंपनी की आय देखें तो यहाँ पे 12% से इस क्वार्टर में बढ़कर आती हुई नजर आई है। इन लाइन विद एस्टिमेट्स आप कह सकते हैं। कामकाजी लेवल पे देखें तो आपको 3090 करोड़ का मुनाफा दिखेगा, 76% की ग्रोथ यहाँ पे आती हुई दिखी है, जो अनुमान से काफ़ी बेटर है। मार्जिन्स भी देखें तो अनुमान 15% के था, उसके अगेंस्ट 20% के मार्जिन टाटा पावर की तरफ से आते हुए नजर आए। BHEL पर रखनी नज़र, कमज़ोर यहाँ पे नतीजे आपको नजर आएंगे। एग्जीक्यूशन में आपको 2% की गिरावट दिखी है। हालांकि जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कामकाजी लेवल पे कंपनी ने करीबन 388 करोड़ का घाटा किया है, अनुमान 30 करोड़ के आसपास का था। प्रॉफिट देखेंगे तो सिर्फ 10 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में आते हुए नजर आया है। JNFC यहाँ पर भी काफ़ी वीक परफॉर्मेंस आपको दिखेगी। कंपनी की आय में 20% की गिरावट इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। कामकाजी लेवल पे देखेंगे तो 45% मुनाफा इस क्वार्टर में गिरकर आते हुए दिखा है। मार्जिन भी 12% से घट के 8% के रह गए। मुनाफा भी देखें तो 24% की गिरावट आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। PFC NIA 3% गिरकर आती हुई दिखी, लेकिन अनुमान से बेटर नेट इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। मुनाफा 28% से बढ़कर आते हुए दिखा है। लोन एसेट 20% ऊपर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखे तो एक्सपैंड होते हुए दिखे। ग्रॉस NPA नेट NPA एसेट क्वालिटी बेटर होती हुई नजर आई है PFC की तरफ से। यूनाइटेड स्पिरिट्स काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस दिखेगी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। कंपनी की आय देखे तो अनुमान से बेटर आपको यहाँ पे ग्रोथ आती हुई नजर आई है। कामकाजी लेवल पे 6% की ग्रोथ है। 402 करोड़ का अनुमान था, 470 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है मुनाफा। मार्जिन भी देखे तो 15% जो एस्टिमेट्स थे उसके अगेंस्ट 16% के मार्जिन आते हुए दिखे। PNS सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ भी 4% रही है, हालांकि अनुमान से बेटर वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई दिखे। तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। फोकस में रहने वाले ढेरों स्टॉक्स। अरमान बताएं आपके पास और कौन से नतीजे हैं? जी बिल्कुल, पतंजलि फूड्स यहाँ पर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आपको आय में तो लगभग 8% की गिरावट दिख रही है, पर मार्जिन्स देखें लगभग कामकाजी मुनाफा 36% बढ़कर आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स की बात करें वो भी 7.6% से इम्प्रूव होकर 11.3% पर यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। और जो फूड एंड FMCG सेगमेंट है जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स में रहता है, वहाँ पर आपको 32% के आसपास की ग्रोथ दिख रही है। एमटा टेक्नोलॉजीज यहाँ पर नतीजे आपको मिक्स सेट ऑफ दिख रहे हैं। आय लगभग 32% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफे में लगभग 3% के आसपास की बढ़त है। हालांकि मार्जिन्स में आपको कटाता हुआ दिखा है, 27.6% से गिरकर 21% पर आते हुए दिखे हैं। और कंपनी ने FY24 का गाइडेंस जो है, रेवेन्यू गाइडेंस देख लीजिए या फिर मार्जिन का गाइडेंस, वो कट करते हुए दिखे हैं। ऑयल इंडिया यहाँ पर आय लगभग 18% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 51.4% से गिरकर 46.6% पर आते हुए दिखे और मुनाफे में भी आपको 80% के आसपास का गिरावट दिखेगी। हालांकि एक्सेप्शनल लॉस भी है लगभग 2360 करोड़ के आसपास का। मेड प्लस हेल्थ यहाँ पर अगर आप बात करें तो आय 26% लगभग बढ़कर आई है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 5.3% से इंप्रूव होकर 6% पर आती हुई दिखी है। श्री रेणुका शुगर्स मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 17% बढ़कर आई है। मार्जिन्स लगभग फ्लैट ही रहे हैं और जो कंपनी को घाटा था 14 करोड़ का, इस बार बढ़कर आता हुआ दिखा है। 20.5 करोड़ का घाटा आता हुआ दिखा है। मजगांव डॉग नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय 7% बढ़कर आई है। मार्जिन 7% से इंप्रूव होकर 10% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी 56% के आपको उछाल दिखेगा। नज़ारा टेक नतीजे बढ़िया हैं। आय 13% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 5.2% से इंप्रूव होकर 9% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफा जो 9 करोड़ का था वो लगभग 20 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। और अंत में ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, यहाँ पर भी नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय 55% बढ़कर आई है। मार्जिन्स भी देखें तो लगभग आपको थोड़ी बहुत ही गिरावट दिख रही है, पर मुनाफे की बात करें तो 72% की आपको ग्रोथ दिखेगी।
काफ़ी एक्शन आ रहा है, कई सारे कैश नंबर्स पर आपको करना है फोकस। फाइनल सेट ऑफ नंबर्स और कुछ खबरें बताएं अनुपुर इनके बारे में। बिल्कुल, एंड्योरेंस टेक यहाँ पे नतीजे स्ट्रॉन्ग दिखेंगे आपको। कंपनी की आय 8% से इस क्वार्टर में बढ़कर आती हुई दिखे। कामकाजी लेवल पे 17% की ग्रोथ है। मार्जिन में एक एक्सपेंशन दिखेगा 100 बेसिस पॉइंट का, और मुनाफा भी देखे तो 18% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आई है। नेस्को यहाँ पे कंपनी की आय में 22% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई। कामकाजी लेवल पे 8% की ग्रोथ नजर आएगी आपको। मार्जिन देखे तो हालांकि थोड़े दबाव में आते हुए दिखे, लेकिन मुनाफा भी 7% इस क्वार्टर में बढ़कर आते हुए नजर आया। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया का भी नतीजे आते हुए दिखे। हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी की आय में 21% की ग्रोथ आपको आती हुई दिखे। कामकाजी लेवल पे 22% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है। मार्जिन 13% से बढ़ 12.8% से बढ़ के 12.9% हुए, और मुनाफा भी देखे तो 23% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। लेकिन सामी होटल ये भी हाल ही में लिस्ट हुई थी। मिले जुले नतीजे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ऑपरेशनल लेवल पे कमजोरी दिखेगी। कंपनी की आय हालांकि 26% की ग्रोथ यहाँ पे आती हुई दिखे, लेकिन कामकाजी लेवल का जो मुनाफा है वो 4% से गिरकर आते हुए दिखा है। 700 बेसिस पॉइंट से मार्जिन घट के 23% के इस क्वार्टर में रह गए। खबरों में सबसे पहले आईआरबी इंफ्रा अक्टूबर में टोल कलेक्शन देखे तो 30% की ग्रोथ यहाँ पे आती हुई नजर आई है। तो पॉजिटिव न्यूज़ है आईआरबी इंफ्रा के लिए, ये स्टॉक फोकस में रहेगा। रामकृष्ण फोर्जिंग पे रखनी है नजर। QIP कंपनी ने लॉन्च किया है। फ्लोर प्राइस देखेंगे तो 644 रुपीज़ के आसपास का 6.7% डिस्काउंट पे आपको दिख रहा है, और QIP के जरिए कंपनी करीबन 1000 करोड़ रुपए जुटाने वाली। इजी ट्रिप प्लानर और यात्रा ऑनलाइन पर भी रखनी है नज़र, क्योंकि डार्क पैटर्न जो जी बिजनेस की मुहिम जो है वो रंग लाती हुई दिखी है, क्योंकि ट्रैवल पोर्टल्स को बकाया रकम लौटाने का निर्देश मिलता हुआ दिखा है। तो बड़ी खबर जी बिजनेस की मुहिम पर आती हुई नजर आई है। बर्ल डील में नजर रखनी है SJS एंटरप्राइजेस पे। आशीष करचोलिया साहब ने करीबन 1.5 लाख शेयर 653 के भाव पर बेचे हैं स्टॉक में, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। और लास्ट में ओरिएंट ग्रीन पावर, जहाँ पे प्रमोटर ने 50 लाख शेयर्स बेचे हैं, साथ ही साथ ट्रस्टी सर्विसेज ने भी 1.5 करोड़ शेयर्स बेचे 16 रुपए के भाव पर। ओके, ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें, और खबरों का एक्शन। ब्रोकरेज क्या कह रही है ये भी जान लेते हैं। FIR मॉर्निंग आशीष, टॉप रिपोर्ट के बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है। हालांकि अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 780 रुपये का टारगेट दिया है, 1100 रुपये का भाव चल रहा है। लेकिन कमेंट्री अगर आप देखें तो पॉजिटिव नजर आ रही है। मान रहे कि एबिटा जो है बीट देखने को मिला है, जो एड स्पेंड है इसमें कमी आई है, बाकी रेगुलर वॉल्यूम्स में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, इसका एक फ़ायदा यहाँ पर मिला है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज गोल्डमैन सैक्स को नतीजे पसंद आए, खरीदारी की राय दे रहे हैं। 2725 के टारगेट के लिए 2473 रुपये का भाव चल रहा है, और मान रहे कि ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर देखने को मिला है। खासतौर पर अगर आप देखें तो एबिटा की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। हालांकि जो वाटर प्रूफिंग सेगमेंट है यहाँ पर कंपटीशन भी लगातार इंटेंसिफाई हो रहा है। मैक्वायरी मान रहे कि नतीजे जो आए कंपनी के वो इनलाइन है, इसके लिए अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 2160 रुपये के लक्ष्य के लिए। टाटा पावर में अगर आप देखें तो जो कोल की कीमतें घटी हैं, इसका एक यहाँ पर अगर आप इम्पैक्ट देखने को मिला है, इसके चलते बिकवाली की राय को बरकरार रखा है। लेकिन जो लक्ष्य 195 से बढ़ाकर 205 रुपये कर दिया, 255 रुपये का भाव चल रहा है। मॉर्गन स्टैनली अंडरबिट की रेटिंग को बरकरार रखें 207 के लक्ष्य के लिए। गोल्डमैन सैक्स भी बिकवाली की राय दे रहे हैं, 215 रुपये का टारगेट दिया है। MCX यहाँ पर भी खास नजर रखिएगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1535 रुपये के टारगेट के, लेकिन स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, 2623 रुपये का भाव चल रहा है। ये मान रहे कि ओवरऑल अगर आप देखें तो थोड़े से एक्सपेंसेस यहाँ पर काफ़ी बढ़ते हुए नजर आए, इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला है। गुजरात पिपाव यहाँ पर जेफरीज होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 105 रुपये से बढ़ाकर 120 कर दिया है, 133 का भाव चल रहा है। ओके, और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, JB केमिकल्स यहाँ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, और लक्ष्य 1555 रुपये से बढ़ाकर 1680 रुपये कर दिया, और मान रहे कि जो कामकाजी नतीजा है इनके अनुमान से 8% बेहतर मिले। पावर ग्रिड यहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। CLSA आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 202 रुपये 50 पैसे से बढ़ाकर 222 रुपये कर दिया, 207 रुपये का भाव चल रहा है। मान रहे कि प्रदर्शन लगातार काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। प्रेस्टीज एस्टेट्स यहाँ पर भी देखिए ऑलरेडी इम्पैक्ट आ चुका है। CLSA खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 750 से बढ़ाकर 1005 कर दिया। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है। जेफरीज होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं, 620 से लक्ष्य बढ़ाकर 750 कर दिया, और सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 693 रुपये से बढ़ाकर 982 रुपये कर दिया है। कमिंस इंडिया सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं 2055 रुपये के लक्ष्य के लिए, और अंत में गोल्डमैन सैक्स ने भी कमिंस इंडिया पर न्यूट्रल की रेटिंग दी है। हालांकि जो टारगेट है वो 1450 से बढ़ाकर 1520 कर दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट। आज एक भी ढंग की दमदार रिपोर्ट लाए नहीं आप? सर वो फेस्टिव मूड किक कर गया लग रहा है अब।
तो मुझे ऐसा लगता है आप वो बैलेंस बना के चल रहे हैं, समझ रहा कल चूंकि आपने एफएनओ में काफी काम किया, बैन में आपने Exactly. 1 से 2 स्टॉक डबल कर दिए, तो आपने सोचा जब वो कल काम कर ही चुका हूँ तो आज वापस रोटेट किया है। सही बात है। एक भी ढंग की मजेदार रिपोर्ट एक भी नहीं है। सर सिर्फ 3 पेज रिपोर्ट है, आमतौर पर 7 पेज होती है मेरे पास। 3 पेज में तो कई बार आपने तो एक एक आधे पेज की भी दी हुई है, ऐसा तो नहीं कि 3 पेज आपके हिसाब से कम है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक भी क्वालिटी वाली दमदार रिपोर्ट नहीं है जिसके दम पे ऐसा लगेगा कि स्टॉक 5% 3% ऊपर नीचे हो जाएगा। चलिए, ये है आपके लिए रिपोर्ट्स, आज भी क्या करेंगे, जो आएगी वही तो बताएंगे, अपने यहाँ से थोड़ी लाएंगे। चलिए आइए स्वागत किया जाए हमारे सारे मेहमानों का। वक्त है पिक ऑफ द डे का। हिमांशु जी सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सभी को सुप्रभात। अनिल जी, खरीदारी की सलाह रहेगी आज पिक ऑफ द डे में, और वो कंडीशनल बाय है। स्टॉक है अनिल जी कंटेनर कॉर्पोरेशन यानी कि कॉनकॉर, जिसमें कंडीशनल बाय है 746 रुपए के ऊपर। अगर ये स्टॉक आज निकलता है तो वहां पर स्पॉट के लेवल्स में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। 775 रुपए तक के टारगेट्स मुझे लगता है इंट्राडे में ही आते हुए नजर आ सकते हैं, अगर ये कंडीशन मीट होती है तो। और स्टॉप लॉस के तौर पर 738 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन आज का पिक ऑफ द डे। 742 के आसपास बंद हुआ है, 725 का स्टॉप लॉस, 775 के टारगेट के। किस लेवल के ऊपर खरीदना है अनिल जी? 746 रुपए के ऊपर खरीदना है और 738 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 746 के ऊपर खरीद के 738 का, 746 क्रॉस करे कैश में तो ही खरीदें। अच्छा, आपने बोला कंडीशनल बाय, तो पहले तो मेरे को ये लगा कि भाई जो खरीदने वाला है उसकी कंडीशन ठीक हो तो ही खरीदे। अगर आपकी खुद की कंडीशन ठीक ना हो तो ना खरीदे। आजकल कंडीशन सबकी बड़ी खराब चल रही है। किस किस का गला खराब चल रहा है आप में से? दीप का, मेरा तो है ही है परमानेंट। नहीं, ऐसा प्रूफ देने की जरूरत नहीं, वी ट्रस्ट यू 100%। माधुरी दीक्षित स्टाइल में मत करिए आप। चलिए, सेठी साहब हम में से सबसे बेहतरीन दिख रहे हैं। सेठी साहब, आपकी सेहत भली चंगी बनी रहे। गुड मॉर्निंग सर, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, कल तो आजकल लगता है अनिल जी आप बहुत ओवर टाइम कर रहे हैं। ये तो है बिल्कुल। आजकल आपको लग रहा है, कर तो मैं पहले भी रहा था। पिक ऑफ द डे 3 कैश मार्केट के स्टॉक्स, तो अनिल जी हमारे लिए तो कुछ छोड़ते ही नहीं हो आप आजकल। अच्छा, ऐसा? मुझे लगा मैं इतने सारे दिवाली इंटरव्यू कर रहा हूँ उसके बारे में बात कर रहे हो। अच्छे स्टॉक आप बोलो ना, आपको कौन कौन से चाहिए, सारे आपके। नहीं अनिल जी, और बाकी हेड्स ऑफ टू यू अनिल जी। आईटीडी सीमेंटेशन, और आपको बिल्कुल याद रहता है किस एक्सपर्ट ने कब क्या रिकमेंड किया। इस स्टॉक को मैंने पिछले वीक 2 तारीख को ही, मतलब थर्सडे को ही 204 के लेवल्स पे रिकमेंड किया हुआ अनिल जी। आज 224 है और आज तो आपकी मुहर लग गई है और रिजल्ट्स भी तोड़फोड़ है, तो और तेजी होनी चाहिए। बाकी अनिल जी, वाकई में बुफे का बहुत ही अच्छा स्प्रेड लगा हुआ है, जहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी अनिल जी, क्या क्या खाए पता नहीं चल रहा है। तो वही मेरी भी हालत है। तो फिर भी अनिल जी रोज की तरह 5 स्टॉक तो दे ही रहा हूँ F&O के, और 1 स्टॉक रहेगा कैश मार्केट का। तो अनिल जी, जो आज का पिक ऑफ द डे है F&O सेगमेंट से, वो स्टॉक रहेगा फार्मा स्टॉक ल्यूपिन। कल नतीजे बहुत ही शानदार थे, और हम देख भी रहे हैं कि फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। जो भी नतीजे आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं। ल्यूपिन ने भी बहुत शानदार नतीजे पेश किए। 1211 पे कल बंद हुआ है। 1250 का इसका आज का टारगेट, 1195 का स्टॉप लॉस। और साथ ही पिक ऑफ द डे में कैश मार्केट का स्टॉक भी अनिल जी रिकमेंड करना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है फिनिक्स मिल्स, जो मैंने हाल ही में यानी कि पिछले बुधवार को 1 तारीख को 1890 के लेवल्स पे रिकमेंड किया था। इनके एक बेंगलोर में जो एक मॉल इन्होंने लॉन्च करा है, फिनिक्स मॉल ऑफ एशिया, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल्स है भारत में। तो उसके ऊपर, और प्लस जिस तरह से रियल एस्टेट कंपनीज कर रही है, मेरे पिछले 2-3 दिनों से कई सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स भी रडार पे रहे हैं। तो स्टॉक के भी कल नतीजे आ गए। नतीजे बहुत ही दमदार थे, खरीदारी करने की सलाह है। कल 2092 पे बंद हुआ है। आज का टारगेट है 2150 का, स्टॉप लॉस रखना है 2070। ओके, तो ये है आपके लिए राय फिनिक्स में। सेठ साहब, आज के बाद बोलना मत, मैंने कुछ छोड़ा नहीं आपके लिए। ये फिनिक्स मिल छोड़ा हुआ ही था। देखो फिनिक्स मिल के, अरे सही में पूरे के पूरे रिजल्ट और लेवल तक सारे तैयार थे। फिर मैंने सोचा कितने दूं, और रियल एस्टेट वाले इतने दे दिए, तो मैंने ऑनेस्टली आपके लिए छोड़ा हुआ था। पूछो दीप को। यस, सच्ची सही बात है। अरे जी, छोड़ने की लिस्ट में नहीं है ये भी। आपने नाम तो ले लिया था, मैं तो घबरा गया यार। और अभी अनिल जी, जब इसके बाद मेरे 4 स्टॉक आएंगे तो उसमें और आपको मालूम पड़ जाएगा क्यों मुझे तकलीफ हुई कि आपने इतने स्टॉक दिए। नाम लिया वो भी याद है, मैंने बोला भी था। फिर तो बस
धन्यवाद सेठी साहब। मैं तो सोचता था आशु जी मुझ पे इतनी नजर रखते हैं। सेठी साहब की तो और कड़ी सेठी साहब नजर की और ज्यादा नजर है। आशु जी की नजर तो लिमिटेड ही है, लॉन्ग स्टॉक्स पे ही रहती है। लेकिन आपकी तो सब जगह है। आइए कुणाल जी का भी किया जाए स्वागत। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है गोदरेज प्रॉपर्टीज। अभी आप रियल एस्टेट की बात कर रहे थे, रियल एस्टेट पे लगातार हम लोग बुलिश रहे हैं और गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक ब्रेकआउट हुआ था 2 सत्र पहले, उसके बाद कुछ करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद मेजर सपोर्ट के करीब कल बंदी आई है। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले। यहां पर 1763 पर एक स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 1805, दूसरा टारगेट 1830। खरीदारी की राय है गोदरेज प्रॉपर्टी। परफेक्ट, गोदरेज प्रॉपर्टी रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं बुलिश। आइए सुमित जी का भी लिया जाए, उनका पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग सुमित जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। स्टॉक ने नीचे के लेवल से एक रिकवरी दिखाने का शुरुआत कर दिया है। स्टॉक 750-55 के आसपास खरीदारी करके चल सकते हैं। नीचे में 740 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना होगा। 740 के स्टॉप लॉस से जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 775 का पहला टारगेट, 785 का दूसरा टारगेट। तो 740 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 775, 785 के टारगेट। ओके, तो जेएसडब्ल्यू स्टील में करनी है खरीदारी। कुछ और बेहतरीन पिक्स तैयार है आपके लिए वायदा कारोबार से सेठी साहब की तरफ से। लेकिन